नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। दोस्तों आज बात करेंगे महिपति शाह पर, लेकिन इससे पहले हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। दोस्तों हमने कल की वीडियो में सहजपाल या बलभद्र पाल या फिर बहादुर पाल के बारे में पढ़ा था। यही राजा था जिसके नाम के आगे शाह की उपाधि दी गई थी और इसके बाद से परवार वंश में आगे के राजाओं ने शाह लगाना प्रारंभ कर दिया था अपना उपनाम। ठीक है दोस्तों, हालांकि कल्याणपाल के समय भी शाह की उपाधि उसे दी गई थी, लेकिन उसके बाद से जो है राजाओं ने शाह की उपाधि नहीं ग्रहण की, अपने उपनाम के आगे शाह नहीं लगाया। जबकि उसके बाद 3 राजा और हुए। ठीक है, और लेकिन बलभद्र शाह या फिर बलभद्र पाल या फिर सहजपाल ने ही अपनी जब इन्हें बलभद्र पाल को जब उपाधि मिली शाह की, तो इसे इसके बाद से जितने भी राजा हुए उन्होंने शाह की उपाधि ग्रहण की थी। हमने ये भी पढ़ा कि रुद्रचंद के साथ इसका किस तरह से जो है बाधाड़गढ़ का युद्ध हुआ था। ठीक है, और जैसे ग्वालदम के समीप में ये युद्ध हुआ था। और हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से इसने पुरुषोत्तम पंत को मार दिया था, जो कि रुद्रचंद का ही सेनापति था वो। ठीक है दोस्तों, और हमने इसके बाद पढ़ा था मानशाह के बारे में हमने पढ़ा था कि मानशाह ने किस तरह से दामा तिब्बत पर आक्रमण किया था, वहाँ से किस तरह सोने के 1000 कलश लेकर आया था, जो कि उसने गोरीमठ एक जगह है वहाँ पे उन्हें स्थापित कर दिया था। ठीक है, और उस पर जो है लक्ष्मी चंद की ऐसी नज़र टिकी कि लक्ष्मी चंद ने 8 बार युद्ध किया, 7 बार युद्ध में हार गया और 8वीं बार युद्ध को जीता। इसके बाद दोनों में आपस में कोई संधि उंधी हुई होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। और इसके बाद दोस्तों हमने मानशाह के बाद हमने पढ़ा था इसके बाद हमने पढ़ा था कि श्याम शाह ऐसा पहला शासक था जिसने कि मुगलों के आयोजन में प्रतिभाग किया और वह पहली बार आगरा में भेंट करने गया। ठीक है, ऐसा पहला पवार शासक था जो कि मुगलों से जाकर मिला। ठीक है दोस्तों, और इसके शासनकाल से ही जो है राजदूत प्रारंभ हुए। और इसके शासनकाल में जब ये आगरा में गया था तो इसे घोड़ा इत्यादि भेंट में दिए मुगल शासक ने। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इसके दरबार में एक राजगुरु थे जिनका नाम था शंकर देव, और इसकी 60 रानियाँ थीं। किसकी? श्याम शाह की 60 रानियाँ थीं और 60 रानियों से इसे एक भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका एक मौला राम के अनुसार कि इसका एक छोटा सा एक पुत्र हुआ था कभी, उसका नाम दुलाराम था, जो कि बचपन में ही मर गया था। लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि इसकी 60 रानियों से एक भी पुत्र नहीं था। ठीक है दोस्तों, जिस कारण इसके जो राजगुरु थे शंकर देव, कौन थे? शंकर देव इसके राजगुरु थे। किसके? श्याम शाह के। और शंकर गुरु ने क्या करा? एक वास्तु शिरोमणि की रचना की, वास्तु शिरोमणि की स्थापना की। ठीक है, वास्तु शिरोमणि की स्थापना करने के बाद भी कोई भी फायदा हुआ नहीं, इसको कोई संतान प्राप्त हुई नहीं। ठीक है दोस्तों, और हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इसके ही शासनकाल में एक बार जहांगीर भी हरिद्वार आया था घूमने के लिए। ठीक है दोस्तों, और भी हमने इसके बारे में कई एक चर्चाएं करी थी। जैसे कि दोस्तों हमने इसके बारे में पढ़ा था किसने शंकर मठ और केशोराय मठ का निर्माण भी किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं महिपति शाह की। अगर दोस्तों हम महिपति शाह की बात करें दोस्तों, तो धाम शाह के निधन के बाद पूर्व शासक श्याम शाह के चाचा महिपति शाह श्रीनगर रियासत के शासक बने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि इसने चंद राजा त्रिमल चंद को राजा बनने में मदद की। देखिए श्याम शाह ने क्या करा था? श्याम शाह ने शरण दी थी किसको? त्रिमल चंद को। जब षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र करा था तो उसने त्रिमल चंद को शरण दी थी, और इस महिपति शाह ने त्रिमल चंद को राजा बनने में मदद की थी। ठीक है, वहाँ जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में इसने त्रिमल चंद की मदद की थी। बाद में कुमाऊं अभियान में इसी चंद शासक से युद्ध के समय इसका निधन हो गया था। दोस्तों अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों देखिए, जैसे ही ये राजा बना, ठीक है, महिपति शाह जैसे ही राजा बना, राजा बनते ही कुछ समय के बाद इसने क्या करा? दापा पर युद्ध किया। सबसे पहले जो हमारा जो तिब्बत है,
तिब्बत में एक स्थान है, उसका नाम दापा है। इसने तिब्बत पर आक्रमण किया और इसके आक्रमण में जो इसको जीत दिलाई, इसके 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट सेनापति थे, जिनका एक का नाम था दोस्तों, एक का नाम था लोदी रिखोला। ठीक है, क्या नाम था? लोदी रिखोला। ठीक है, और दूसरे का नाम था दोस्तों, जो कि जिसे कि सबसे बलशाली भड़ कहा जाता था। ठीक है, इसे लोदी रिखोला जो था इसके समय का, इसे सबसे बलशाली भड़ कहा जाता था और इसे गढ़वाल का रखवाला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आ जाए कि गढ़वाल का रखवाला किसे कहते हैं तो लोदी रिखोला को कहते हैं। ठीक है, गढ़वाल का रखवाला। तो गढ़वाल का रखवाला या फिर महिपति शाह के समय का बीरभड़ कौन था? लोदी रिखोला था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसका एक और सेनापति था जिसका नाम था माधो सिंह भंडारी। ठीक है, क्या नाम था? माधो सिंह भंडारी। ये जो माधो सिंह भंडारी था, इसकी सेवाएं सिर्फ इस तक ही सीमित नहीं थी, महिपति शाह के बाद कर्णावती के टाइम पर भी थी, पृथ्वी शाहपति के समय पर भी थी। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों एक और था जिसका नाम था भीमसेन। ठीक है, कौन था? भीमसेन। इसके 3 सेनापति थे, भीमसेन। तो दोस्तों इन जो ये सेनापति जो थे तीनों, इन तीनों के सहयोग से दापा पर जो आक्रमण किया था इसने, तो दापा पर इन तीनों ने इसे जीत दिलाई थी। और जीत के बाद जब इसने दापा को अपने अधीन कर लिया तो दापा में इसने भीमसेन को फौजदार नियुक्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, किसे? भीमसेन को कौन से पद पर? फौजदार के पद पर इसने नियुक्त कर दिया। ठीक है, लेकिन जो दापा का राजा था, दापा के राजा ने कुछ समय के बाद भीमसेन की हत्या कर दी, जिस वजह से माधो सिंह भंडारी जो थे वो पुनः गए और पुनः उन्होंने जाकर युद्ध किया और युद्ध में उन्होंने दापा को दोबारा अपने अधीन कर लिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों माना जाता है कि जो राजा था महिपति शाह को कुछ जो है गलतफहमी हो गई होगी। इसने जो था लोदी रिखोला, ठीक है, जो इसके दरबार का जो बहुत ही वीर भड़ था लोदी रिखोला को इसने क्या करा? इसने लोदी रिखोला को मार दिया। ठीक है, उसकी हत्या कर दी। ठीक है, इसके बाद इसने कुछ नागा साधुओं की भी हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, अब इसने हत्या कर दी और कुछ समय के बाद इसे बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप हुआ। इसे ऐसा लगा, अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, और ये मनी मन पछताने लगा और पश्चाताप के लिए ये चला गया राजपाट छोड़ के ऋषिकेश। ठीक है, कहाँ चला गया? ऋषिकेश में एक भरत मंदिर था। भरत मंदिर में जाकर ये अपना पश्चाताप करने के लिए वहाँ चला गया। भरत मंदिर में बैठा हुआ था और भरत मंदिर में इसे ऐसा लगा कि जो भरत मंदिर की जो मूर्ति है वो इसकी तरफ घूर घूर के देख रही है। ठीक है, तो इसे मतलब इसने उसकी आंखें निकलवा ली। वो उसकी आंखों को देखता रहा, मंदिर की आंखों को देखता रहा मूर्ति की, तो इसने मूर्ति की भगवान की आंखें निकलवा दी। अब इसने भगवान की आंखें निकलवा दी, अब इसे और भी पश्चाताप हुआ कि मैंने एक तो अपने ही सेनापति को मार दिया, फिर मैंने अपने राज्यकाल में अपने नागा साधुओं को मार दिया, इतना बड़ा पाप मैंने पहले ही अपने सर ले लिया। पश्चाताप करने मंदिर आया तो मैंने भगवान की आंखें निकलवा ली। ठीक है, फिर इसने अपने राजगुरु को बुलाया, अपने पुरोहितों को बुलाया। ठीक है, पुरोहित वापस गया श्रीनगर ये। ठीक है, अपनी राजधानी, ठीक है, अपनी राजधानी श्रीनगर गया ये, और श्रीनगर जाकर इसने अपने पुरोहित को बुलाया और पुरोहित से पूछा कि मैंने ऐसा कर दिया है, अब बताओ मैं अब इसका पश्चाताप कैसे करूं। ठीक है, तो फिर इसके जो पुरोहित थे उन्होंने इसे एक जो है उपाय बताया कि भाई देखो ऐसा है, या तो तुम सोना पिघला कर पियो, ठीक है, या तो तुम युद्ध करो। अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारा पश्चाताप हो जाएगा, और उस युद्ध में अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम्हें और भी जो है स्वर्ग सिधार जाओगे। तो दोस्तों इसके पुरोहित ने इसको दिया उपाय
कि भाई ऐसा है, देखो या तो तुम सोना पिघला पिघला कर पियो या तुम युद्ध करो, ठीक है। अगर युद्ध करोगे, युद्ध में अंतिम समय में अगर आपको कुछ हो गया या आप वीरगति को प्राप्त हो गए तो आपका जो है प्रायश्चित बहुत ही अच्छा, मतलब प्रायश्चित होगा। और अगर युद्ध जीत जाओगे तो भी आपको प्रायश्चित होगा, ठीक है। इस तरह से जो है पुरोहित ने उपाय बता दिया। तो इसने अब सोना पिघला पिघला कर क्या पीता, तो इसने बिना मतलब में ही त्रिमल चंद से युद्ध लड़ा, जबकि त्रिमल चंद को ही इसने पहले युद्ध लड़के उसको गद्दी दिलाई, क्योंकि शरण ली थी श्याम शाह के समय त्रिमल चंद ने। और फिर उसके बाद काफ़ी समय तक वो यहाँ पर रहा। उस 2-4-6 साल बाद उसने जब भी मतलब कुछ समय के बाद वो गया कुमाऊँ वापस, तो कुमाऊँ में उसने युद्ध किया। उस युद्ध में पूरा पूरा भाग लिया इस महिपति शाह ने और उसका साथ भी दिया, ठीक है। लेकिन अब प्रायश्चित करने के लिए और पंडितों के उटपटांग उपायों के को पूरा करने के लिए ये अब कुमाऊँ अभियान शुरू करा इसने। कुमाऊँ अभियान में इसने त्रिमल चंद से युद्ध लड़ा और त्रिमल चंद के युद्ध में ये मारा गया, ठीक है। इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है दोस्तों। जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो था पृथ्वी शाह पति जो था वो बहुत कम उम्र का था। कुछ किताबों में 7 वर्ष दे रखा है, कुछ किताबों में 9 से 10 वर्ष दे रखा है, कुछ किताबों में जो है 11 वर्ष की आयु दे रखी है, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि इसकी उम्र उस समय लगभग 9 से 10 वर्ष की रही होगी, ठीक है। और ये बहुत छोटा था पृथ्वी शाह पति। तो इसका पुत्र तो महिपति शाह की मृत्यु के बाद इसे जो है दे दिया गया, संरक्षिका बना दिया गया। किसे संरक्षिका बना दिया गया? कर्णावती को, रानी कर्णावती की भी बहुत लंबी कहानी है। जब हम रानी कर्णावती पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और शासनकाल तो शुरू हो गया पृथ्वी शाह पति का, लेकिन जो उसका शासन किया था उस वक्त कर्णावती ने ही किया था। अब दोस्तों एक बात और इसके शासनकाल में इम्पोर्टेंट थी। इसके शासनकाल में एक बात इम्पोर्टेंट ये थी कि इसके समय जो मुगल शासक था, मुगलों से इनकी बहुत कट्टर दुश्मनी थी, ठीक है। और इसने अब जीवन पर्यंत ये मतलब इसने शासनकाल किया और अपने जीते जी इसने कभी भी जो है मुगलों के सामने झुका नहीं। जब शाहजहाँ, इसका जो कट्टर दुश्मन था वो था शाहजहाँ, ठीक है। जब शाहजहाँ मुगल शासक जो है शाहजहाँ राजगद्दी पर बैठा तो उसने कुमाऊँ को अपने अधीन कर लिया और भी क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया, लेकिन गढ़वाल जो है गढ़वाल को अपने अधीन नहीं कर पाया। तो लेकिन इसने शाहजहाँ की जो भी आदेश था उसको स्वीकारा कभी भी नहीं, ठीक है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ ने इसे अक्खड़ राजा भी बोला है, ठीक है। इसे क्या बोला? अक्खड़ राजा। इसको अक्खड़ राजा की भी उपाधि इसने दी है, ठीक है। अक्खड़ राजा की उपाधि किसे दी गई है? अक्खड़ राजा की उपाधि महिपति शाह को दी गई है, ठीक है। और इस तरह से जो है इसकी दुश्मनी हमेशा चलती रही और यही दुश्मनी बाद में कर्णावती के समय पर भी रही। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, टॉपिकों को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि बाद में कुमाऊँ अभियान में इसी चंद शासक से युद्ध के समय इनका निधन हो गया और इनका एक सेनापति था बनवारी दास तंवर, जो कि मौलाराम परिवार तथा मंत्री झलिया धाम सिंह भंडारी वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक है, इसी युद्ध में। दोस्तों पुर्तगाली पादरी थे एक जो फ्रांसिस्को के थे, जो कि डी अजेवेदो ने 30 जुलाई 1631 को गढ़वाली राजा के अंतिम संस्कार का वर्णन भी किया है, ठीक है। अपने कुछ दस्तावेजों में उन्होंने इसके जो है मरने का, इसके अंतिम संस्कार का वर्णन किया है। दोस्तों कुमाऊँ के जो साथ जो युद्ध हुआ था उसी युद्ध में, जैसा कि मैंने अभी आपको छोटी सी कहानी सुनाई, उसमें ये मारा गया था, ठीक है। इसके अलावा इसका पुत्र जो था पृथ्वी शाह से युद्ध जीते, ठीक है। और उसके जो मुख्य सेनापति थे वो कुछ इस तरह से थे, जैसे कि बनवारी दास तंवर था, लोधी रिखौला था, ठीक है, और बर्तवाल बंधु था, दोस्त बेगम था, माधो सिंह भंडारी इत्यादि थे, ठीक है। बनवारी कुमाऊँ युद्ध में मारा गया, ठीक है। जो बनवारी था वो कुमाऊँ के युद्ध में मारा गया। महिपति शाह को गर्भभंजक, भुज दंड, प्रचंड दंड नाम से भी जाना गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं लोधी रिखौला और बर्तवाल बंधु की, ठीक है। अगर हम लोधी रिखौला बर्तवाल बंधु की बात करें तो ये प्रमुख सेनापति थे महिपति शाह के, ठीक है दोस्तों।
किसके? महीपति शाह के। दापा पर आक्रमण पर वहां के बौद्ध विहार पर गढ़वाली सेना का अधिकार जो था वो स्थापित कर लिया गया। ठीक है। इसके बाद दोस्तों थोलिंग के समीप सतलज एक गढ़वाल की सीमा निर्धारित की गई थी। ठीक है। थोलिंग के समीप सतलज पर गढ़वाल की सीमा जो थी वो निर्धारित कर दी गई और इसे भीमसेन या भीम सिंह बर्तवाल को वहाँ का गढ़वाली सेना का सेनानायक बना दिया गया। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी छोटी सी कहानी में, जब इन्होंने दापा को जीता था उस वक्त की बात है। तथा इसके भ्राता को दापा की ठकुराई का प्रशासक नियुक्त किया। इसके भाई को जो धापा था, दापा तिब्बत, उसकी ठकुराई का जो है प्रशासक नियुक्त किया गया और कालांतर में ल्हासा से सहायता मिलने पर दापा पर पुनः तिब्बतियों का कब्जा कर लिया गया और बर्तवाल बंधु इसमें मारा गया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज भी दापा विहार में उनकी तलवारों की पूजा की जाती है। ठीक है। और बाद में लोदी रिखोला को सिरमौर मतलब हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिणी सीमा की सुरक्षा हेतु भेज दिया गया। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं माधो सिंह भंडारी की। अगर हम माधो सिंह भंडारी के बारे में बात करें दोस्तों तो इसका दूसरा सफल तिब्बत अभियान माधो सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि पहले जो है माधो सिंह भंडारी के और रिखोला के और दोस्तों तीसरा कौन था? भीमसेन के। इन तीनों के नेतृत्व में जो है इन्होंने तिब्बत को जीता था, तिब्बत के दापा को जीता था, उसको अपने अधीन बना लिया था और वहाँ पर जो है भीमसेन को वहाँ का फौजदार नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। और भीमसेन की हत्या कर दी। वहाँ के जो राजा दापा के राजा थे उनने दोबारा उस पर आक्रमण कर दिया और दोबारा उस पर अपना जो है शासन शुरू कर दिया था। लेकिन माधो सिंह भंडारी के द्वारा दूसरा अभियान तिब्बत जो है आक्रमण किया गया था, तो दूसरी बार जो है इसी के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था और जिसे सफल भी हुए ये लोग और इन्होंने युद्ध को जीता भी। ठीक है दोस्तों। बुसहर युद्ध के समय दापा घाट में इनका निधन हो गया था। किनका? माधो सिंह भंडारी का। और ये महीपति शाह, रानी कर्णावती तथा पृथ्वी शाहपति के शासनकाल तक सेनापति रहे। इन्होंने तीन पीढ़ियों तक इन्होंने जो है अपनी सेवाएं दी। 3 शासनकाल में, रानी कर्णावती के शासनकाल में, पृथ्वी शाह के पति के शासनकाल में और महीपति के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अपने मूल गांव ललूड़ी तथा मेला में कूल का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों। इन्होंने अपने मूल गांव ललूड़ी और मलेथा में, ठीक है, इनका एक गांव था इनका जहाँ पर ये निवास करते थे, जहाँ के ये मूल निवासी थे, उसका नाम था ललूड़ी और मलेथा में कूल का निर्माण किया इन्होंने। ठीक है। क्या का निर्माण किया? कूल का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने मलेथा की कूल के निर्माण में एकमात्र पुत्र की बलि चढ़ा दी थी। और इसके बाद दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था उदीना बैराड़। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? उदीना बैराड़। और रघुनाथ मंदिर में देवप्रयाग में इनके नाम के साथ पौत्र अमर सिंह का नाम भी है। ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं रानी कर्णावती की। दोस्तों अगर रानी कर्णावती की बात करें दोस्तों तो रानी कर्णावती जो थी वो महीपति शाह की पत्नी थी। ठीक है। कौन थी? पत्नी थी। महीपति शाह के निधन के बाद इनका जो पुत्र था वो 9 से 10 साल की उम्र का रहा। वह पृथ्वी शाहपति जो था वो राजा बन गया। ठीक है दोस्तों। पृथ्वी शाहपति राजा तो बन गया, लेकिन पृथ्वी शाहपति की पत्नी जो थी रानी कर्णावती ने ही पृथ्वी शाह की संरक्षा का बन के शासनकाल संभाला। ठीक है। और बादशाहनामा के अनुसार श्रीनगर के राजा की मृत्यु की खबर जो थी सुनकर नवाजत खां जो थे, नवाजत खां मतलब मुगल शासक का जो सेनापति था नवाजत खां, वहाँ मंत्री संतरी जो कोई भी पद रहा होगा इसके पास, ने गणराज्य पर आक्रमण कर दिया। ठीक है। शाहजहां ने अपनी सेना भेजी जिसका नेतृत्व जो था नवाजत खां कर रहा था, उसकी सेना भेज दी। उसने यहाँ पर आक्रमण कर दिया क्योंकि उसे अच्छा मौका मिल गया कि महीपति शाह की मृत्यु हो गई है और जो उत्तराधिकारी है वो बहुत छोटा है और उसकी जो संरक्षिका है वो एक स्त्री है। इस कमजोरी को देखकर इससे अच्छा मौका और शायद मुगलों को कभी नहीं मिलता, तो इसलिए उसने जो है आक्रमण कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों उसने बहुत सूझबूझ से काम किया। किसने? रानी कर्णावती ने। ठीक है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महारानी कर्णावती ने 1631 से 1640 तक शासन किया था। और शाहजहां ने कर्णावती के समय आक्रमण के लिए नवाजत खां को भेजा था। जब तो मुगलों के आक्रमण की खबर सुनते ही रानी ने अपने सेनानायकों से परामर्श लिया, ठीक है। और तब एक मुगल तब तक क्या हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक मुगल सेना दून घाटी को रौंदती हुई हरिद्वार में गंगा पार इलाके को चीला, गोरी, कुनाऊ, लक्ष्मण झूला और मोहन चट्टी के रास्ते राजधानी श्रीनगर को ओर कूच करने की तैयारियां जो थी वो कर चुकी थी, ठीक है दोस्तों। ऐसी परिस्थितियों में रानी कर्णावती क्या करती बेचारी, क्योंकि वो एक महिला थी, जो कि एकदम से उसने अपना शासनकाल अपने हाथों में लिया था। और इतनी उसमें नॉलेज भी शायद इतनी ज़्यादा अभी नहीं थी, तो धीरे धीरे शासनकाल को समझ रही थी। और ऐसी परिस्थिति में क्या करती, लेकिन उसने बहुत सूझबूझ कर एक ऐसी परिस्थिति में भी उसने अपनी सूझबूझ नहीं खोई। और ऐसी परिस्थिति में भी रानी कर्णावती ने बड़ी सूझबूझ और कूटनीति से काम किया, ठीक है दोस्तों। और उसने मुगल सरदार नवाजत खां जो थे, नवाजत खां के साथ संदेश भिजवाया कि मैं मुगल बादशाह की अधीनता को स्वीकार करती हूँ। क्योंकि अगर वो ऐसे चाल नहीं खेलती तो शायद उसके शासनकाल बहुत उस समय इतना ज़्यादा मजबूती नहीं थी, और शाहजहां बहुत ही आसानी से आक्रमण करता और ये लोग बेचारे हार भी जाते और इन्हें अधीन होना ही पड़ता, ठीक है। तो उसने प्रस्ताव भेजा कि मैं अधीनता स्वीकार करती हूँ, लेकिन मुझे 2 सप्ताह का समय दिया जाए, ठीक है। मैं 10 लाख रुपया भेंट स्वरूप भिजवा सकती हूँ आपको। इस प्रस्ताव को सुन के क्या था, रुपयों का लालच देखकर इस प्रस्ताव को सुन के नवाजत खां जो था वो पीछे हट गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर उसने चाल खेली, 10 लाख रुपया कहाँ से देती हूँ, 10 लाख रुपया देती नहीं। उसने चाल खेली, 1.5 महीना बीत गया और 1.5 महीने के बाद भी रानी ने केवल 1 लाख रुपया भिजवाया, ठीक है। कितना भिजवाया, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया भिजवाया। और इस अवधि में मुगल सेना जो थी, मुगल सेना की सारी रसद जो थी वो समाप्त हो गई थी। जहाँ कहीं भी मुगल सेना के सिपाही जो थे रसद लेने जाते थे, और वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, स्थानीय लोग, उनके द्वारा लूट लिए जाते थे या फिर मार दिए जाते थे, उन्हें जान से मार देते थे वो लोग, ठीक है। कौन, स्थानीय लोग, ठीक है। स्थानीय लोग जान से मार देते थे। सारी सेना में ज्वर फैल गया और भूख और बीमारी से घिरे मुगलों को गढ़वाली सेना ने घेर लिया। युद्ध में शाही सेना के अधिकांश सैनिक मारे गए और उनके घोड़े जो थे, घोड़े, युद्ध सामग्री और अन्य सारा साजो सामान गढ़वाली सेना ने कब्जा लिया। और सेना के रानी जो थी, रानी के आदेश पर बचे खुचे मुगल सिपाहियों के नाक कान काटकर उन्हें भागने को छोड़ दिया, ठीक है। नवाजत खां जान बचाकर भाग गया। दुश्मन की सेना के नाक कान कटकर तहस नहस कर देने की विश्व इतिहास में ये एक अनोखी घटना जो थी वो रानी कर्णावती के समय पर ही थी, ठीक है दोस्तों। और रानी कर्णावती जो है, रानी कर्णावती इतिहास में तभी से नाक कटी की रानी के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। नाक कटी रानी के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि बादशाहनामा के अनुसार श्रीनगर के राजा की मृत्यु की खबर जो थी वो सुनकर जो शाहजहां था, शाहजहां ने अपने जो है सेनापति नवाजत खां के साथ एक टोली भेज दी सेना की, जिससे कि वो गढ़वाल पर आक्रमण कर सकें, ठीक है, और गढ़वाल को अपने अधीन कर सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी एक छोटी सी कहानी में, छोटे से सारांश में, कि किस तरह से सूझबूझ से रानी कर्णावती ने अपनी सूझबूझ दिखाई और अपना राज्य जो था वो बचा लिया। दोस्तों, यह आक्रमण 1635 में हुआ और रानी ने मुगल सेना को हराकर उनकी नाक कान कटवा दिए, और तब से उन्हें नाक कटी रानी के नाम से जाना जाता है या रूप में जाना जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया, देहरादून में नवादा नामक स्थान पर रानी ने राजमहल नाग सिद्ध मंदिर बनवाया, ठीक है। तो राजमहल नाग सिद्ध मंदिर किसने बनवाया, रानी कर्णावती ने बनवाया, ठीक है। 1635 में महारानी ने दून घाटी पर पुनः अधिकार कर लिया और करणपुर नाम का एक कस्बा बसाया जो कि देहरादून में है, ठीक है। राजपुर नहर व रिस्पना नहर का निर्माण भी रानी कर्णावती ने ही किया और इसे गढ़वाल की दुर्गावती के तौर पर भी जाना जाता है। दोस्तों देखिए, जो रानी कर्णावती है इसे ताराबाई, गढ़वाल की ताराबाई के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई प्रश्न बन जाता है कि गढ़वाल की तारावती कौन है,
तो गढ़वाल की तारावती जो है वो रानी कर्णावती है। ठीक है। और अगर प्रश्न बन जाता है कि गढ़वाल की दुर्गावती कौन है, तो दुर्गावती भी रानी कर्णावती है। प्रश्न बन जाता है कि नाकटी रानी कौन है, तो वो भी जो है कर्णावती ही मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी कर्णावती की कहानी। दोस्तों आगे बात करते हैं